से आवेशों का पुनर्वितरण। पास में दो चालक गोले होंगे, उनको हम संयोजित करेंगे, किसी तार से उनको संयोजित करेंगे। तो संयोजित करने के पश्चात उन पर आवेश का वितरण किस प्रकार से होगा वो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि हमारे पास दो चालक जो गोले लेंगे, जो आवेशित होंगे, वो असमान विभव पर होंगे। उनका विभव क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, तभी आवेशों का क्या होगा? पुनर्वितरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पहली शर्त क्या है कि दोनों चालक गोलों पर विभव क्या होना चाहिए? असमान होना चाहिए। और ऐसा होने से ही उन पर आवेश का वितरण होगा, पुनर्वितरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि दोनों चालक गोले समान विभव पर हैं तब उन पर कोई भी किसी भी प्रकार का आवेश का पुनर्वितरण नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कोई कल्पना करते हैं कि हमारे पास में दो चालक गोले हैं, एक गोला A है और दूसरा गोला क्या है आपके पास में B है। इनकी त्रिज्या A B अलग अलग है, R1 और R2। चालक गोले को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 हो जाता है और चालक गोले B को Q2 आवेश देने पर उसका विभव कितना हो जाता है? V2 हो जाता है। और इनकी धारिताएं भी हम मान लेते हैं कि इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता कितनी है? C2 है। ऐसा है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास में। अब इस कंडीशन से हमें क्या करना है कि आवेशों का पुनर्वितरण करना है। तो आवेशों को पुनर्वितरित करने का मतलब है इनको दोबारा बांटना है। इन दोनों गोलों पर आवेश का दोबारा बंटवारा करना है। तो दोबारा बंटवारा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक नगण्य धारिता के चालक तार से इन दोनों गोलों को संयोजित करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करते हैं कि इस पर कितना आवेश है और इस पर कितना आवेश है। आपको दिख ही रहा है Q1 और Q2। Q1 और Q2 के मान कितने हैं वो भी आपको अभी देखने हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं गोले A पर आवेश, गोले A पर आवेश कितना है? Q1 है। तो Q1 की वैल्यू क्या हो गई? Q1 इज इक्वल टू C1 V1। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो यहां से Q इज इक्वल टू कितना हो गया? C, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो गोले B पर आवेश, गोले B पर आवेश कितना है? Q2। तो Q2 इज इक्वल टू C2 V2। ठीक है, अतः कुल आवेश चालक तार जोड़ने से पहले कुल आवेश, चालक तार जोड़ने से पूर्व कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना हो गया वो हम मान लेते हैं Q। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और दोनों के मान रख दीजिए। Q1 और Q2 दोनों के मान रख दीजिए। C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है, अब हम दो गोले लेते हैं, यही इन्हीं दोनों गोलों को चालक तार की सहायता से जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास में गोला A है और ये आपके पास में गोला B है। अब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों चालक गोलों को एक नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ देते हैं। यहां पर क्या आपके पास में एक चालक तार है, चालक तार जिसकी धारिता क्या है? नगण्य है, याद रखें आप। ऐसा होने से इस पर आवेश का पुनर्वितरण हो गया। इस पर मान लेते हैं कि आवेश Q1 डैश हो गया और इस पर आवेश कितना हो गया? Q2 डैश हो गया। ठीक है, और इन पर जो विभव है वो क्या होगा? V, और इस पर भी विभव क्या हो गया? V। इसकी धारिता अब भी कितनी है? C1 और इसकी धारिता कितनी है? C2। अब देखें विभव दोनों पर मैंने मान लिया V एक समान। ऐसा क्यों? यानी कि आवेशों का पुनर्वितरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों गोलों पर विभव का मान एक समान न हो जाए। जब दोनों गोलों पर विभव का मान एक समान हो जाएगा तब आवेशों का पुनर्वितरण रुक जाएगा। ये सेम वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि आपके पास में दो पानी की टंकी है और इनपे लेवल है ये, इस पानी पे लेवल ये है और इस टंकी में पानी का लेवल ये है। अब हम क्या करते हैं? एक पाइप की सहायता से इन दोनों को जोड़ देते हैं।
ठीक है। अब इसमें लेवल है वो ये है, इसमें जो लेवल है वो हम विवो V1 की सहायता से दर्शा रहे हैं, और इसमें जो लेवल है वो हम विवो V2 की सहायता से दर्शा रहे हैं। ये कब है? ये जब ये पाइप जोड़ने से पहले, ये पाइप जोड़ने से पहले लेवल ये था। ठीक है। फिर क्या होगा? इसमें पानी का पुनर्वितरण होगा। अब पानी की जगह हम यहाँ पर क्या मान लें? आवेश मान लें। ठीक है। इसका जो लेवल है, पानी का जो लेवल है उसको हम क्या मान रहे हैं? विभव। पानी की जो मात्रा है उसको हम क्या मान रहे हैं? आवेश। अब हम क्या कर रहे हैं? चालक तार की सहायता से जोड़ रहे हैं। तो चालक तार की जगह यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं? एक पाइप। एक पाइप की सहायता से दोनों टैंक को हमने क्या कर दिया? संयोजित कर दिया। ऐसा होने से ये वाला जो पानी है इस वाले टैंक में आएगा। कब तक आएगा? जब तक कि दोनों टैंक्स में पानी का लेवल एक समान न हो जाए। यानी पानी इधर आ रहा है और कुछ समय पश्चात इसका लेवल ये हो गया और इसका भी लेवल क्या हो गया? बढ़ गया, ये हो गया। तो इसका लेवल और इसका लेवल, दोनों का लेवल क्या है? इक्वल दिख रहा है। तो इसका लेवल हम मान लें V और इसका भी लेवल हम क्या मान लें? V। ठीक है। अब ऐसा होने से क्या हो गया कि अब पानी का जो वितरण है, पानी इस टैंक से इस टैंक में जाना क्या हो गया? बंद हो गया। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आवेश पहले कितना था? Q1 और यहाँ पर कितना था? Q2, और एक चालक तार की सहायता से हमने संयोजित कर दिया। तो आवेश एक गोले से दूसरे गोले पर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों गोलों पर विभव का मान एक समान न हो जाए। ठीक है। ऐसा होने से अब इस टैंक में क्या हुआ? इस टैंक में पानी की जो मात्रा है वो कम हो गई, परिवर्तित हो गई। वो कितनी हो गई? वो हमने मान लिया Q1 डैश। इस पर भी ऐसा होने से पानी की जो पानी की मात्रा है वो भी परिवर्तित हो गई। उसको हमने कितना मान लिया? Q2 डैश। यानी पानी की मात्रा कुछ बढ़ गई। ऐसा ही यहाँ पर हम पानी की जगह क्या मान लेंगे? इन गोलों पर आवेश मान लेंगे, आवेश की मात्रा मान लेंगे। तो आवेश का मान परिवर्तित होकर Q1 से Q1 डैश हो गया और इस गोले पर कितना हो गया? Q2 डैश हो गया। ठीक है। तो ये संरचना आपको समझनी है। अब देखें, तो ये जो क्रिया हो रही है आवेश पुनर्वितरण के पश्चात, यानी कि चालक तार जोड़ने के बाद, तो हम क्या लिखते हैं? ये जो क्रिया हो रही है वो चालक तार जोड़ने के बाद, चालक तार जोड़ने के बाद में ये वाली क्रिया होगी। तो ऐसा ही चालक तार जोड़ने के बाद गोले ए पर आवेश कितना है? अब गोले ए पर आवेश वो है Q1 डैश। कितना है? Q1 डैश। Q1 डैश का मान कितना हो गया? वही CV। तो इसका धारिता कितनी है? धारिता तो वही रहेगी C1, और आवेश विभव कितना है? V। ठीक है। गोले B पर आवेश, तो गोले B पर आवेश कितना है? Q2 डैश। Q2 डैश इज इक्वल टू C2V। ठीक है। आता है। अब दोनों गोलों पर कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना है वो हम मान लेते हैं Q डैश। Q डैश इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है। तो Q डैश इज इक्वल टू Q1 डैश का मान कितना है? C1V प्लस C2V। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए, ये 1, तो ये कितनी हो गई? 2। ठीक है। अब देखें, क्या मुझे एक बात बताएं कि ऐसा होने से आवेश का कुछ होगा? आवेश कुछ गड़बड़ करेगा? इसका मतलब है आवेश की कुछ हानि होगी? तो आपका क्या आंसर है? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आवेश एक संरक्षित राशि है कि पहले जितना आवेश था अब भी दोनों गोलों पर आवेश तो उतना ही है। ठीक है। कहने का मतलब यह है, जब आपके पास में पहले जो पानी की टैंक थी, इसमें मान लीजिए पानी है वो 50 लीटर है और इसमें जो पानी है वो मान लीजिए कि 20 लीटर था। ठीक है। ये पाइप जोड़ने से पहले इन दोनों में कुल कितना लीटर पानी था? 70 लीटर था। ठीक है। ये पाइप जोड़ने के पश्चात इन दोनों पर जो पानी है वो कितना रहेगा? 70 लीटर से ज्यादा होगा या कुछ कम होगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही रहेगा। यानी कि पानी की जो मात्रा है वो तो वही रहेगी, और यहाँ पर पानी की मात्रा ही हम किसके रूप में समझ रहे हैं? आवेश के रूप में समझ रहे हैं। यानी कि आवेश का जो परिमाण है वो तो वही रहने वाला है। यानी कि आवेश क्या है कि संरक्षित राशि है। तो अब देखिए हम क्या लिखने वाले हैं। आवेश संरक्षण के नियम से
आवेश संरक्षण के नियम से Q इज इक्वल टू Q डैश, Q इज इक्वल टू Q डैश, यानी कि चालक तार जोड़ने से पूर्व आवेश बराबर चालक तार जोड़ने के बाद का आवेश। ठीक है, तो Q और Q2 यानी Q और Q2 के दोनों मान हैं हम एक दूसरे के बराबर रख देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को आप देखें, इक्वेशन 1 तो ये रहा, Q का मान क्या है, C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू, इसका मान कितना है, C1V प्लस C2V। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ गया, V कॉमन आ गया, तो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू V कॉमन आ गया और C1 प्लस C2, यानी कि V इज इक्वल टू ये आ गया। V को हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ विभव। तो आप ऐसे एक ही लाइन में लिख दीजिए इनको, अतः उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल टू, अब C1 प्लस C2 का इधर आएगा तो इसका क्या लगेगा, इसमें भाग, तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आ गया। इक्वेशन डाल दीजिए इसको 3। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखने वाले हैं आवेशों का अनुपात। ठीक है, आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात, आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात। ठीक है, अनुपात यानी कि आवेश पुनर्वितरण के पश्चात गोले A पर आवेश Q1 डैश बटा गोले B पर आवेश Q2 डैश इज इक्वल टू, यानी कि दोनों के मान रख दीजिए, Q1 डैश और Q2 डैश के मान रख दीजिए। तो इसका मान कितना है, C1V अपॉन ये भी कितना है, C2V। ठीक है, Q1 और Q2 के मान इस प्रकार से मैंने डिवाइड करके लिख दिए हैं। ठीक है, तो V1 से V से V क्या हो गया, कैंसिल, ये कैंसिल हो गए दोनों, और कैंसिल होने पर क्या बचा कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हम यहां पर अब क्या लाइन लिख सकते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात उनका अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा, उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तक आपको यहां तक लिखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी इसको मैं मिटाने वाला हूं। ठीक है, अब हम इसके बाद में जो पढ़ने वाले हैं वो देखें क्या है कि ऐसा होने से इस पर भी विभव में परिवर्तन हुआ और इस गोले पर भी विभव में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कितना हुआ कि इस गोले पर पहले जो विभव कितना था, V1 था, V1 से कितना हो गया V, और इस पर कितना हुआ, इस गोले पर विभव में परिवर्तन पहले था V2, अब कितना हो गया V, यानी कि कितना चेंज हुआ, विभव कितना चेंज हुआ वो अभी हमें देखना है। ठीक है, अब आगे आपके एक तो V का मान काम आएगा, V का मान सीधा याद रखें आप। अब देखें आवेश पुनर्वितरण में विभव में परिवर्तनों का अनुपात, परिवर्तनों का अनुपात इसी में हेडिंग है, सेम हेडिंग है, इसका एक अलग केस है। यदि हम यह मान लें, यदि V1 इज ग्रेटर देन V2
यदि हम यह मान लें कि गोले ए पर विभव उच्च है और गोले बी पर विभव क्या है, निम्न है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब जो आवेश का जो प्रवाह है वह है गोले ए से बी की ओर होगा। हमेशा आवेश का प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि अभी जो आवेश का जो स्थानांतरण होने वाला था, जो हुआ था, वो किस गोले से किस गोले की ओर हुआ, यानी गोले ए से बी की ओर हुआ। कब तक हुआ? जब तक कि दोनों गोलों पर विभव का मान एक समान न हो गया हो। ठीक है, इस कंडीशन को समझने के लिए हम क्या करें कि अब इन दोनों गोलों का जो उभयनिष्ठ विभव आया था वो कितना आया था हमारे पास में, v। अतः हम क्या लिख सकते हैं, v1 इज ग्रेटर देन v इज ग्रेटर देन v2, यानी कि इन दोनों पर जो उभयनिष्ठ विभव v है, इन दोनों गोलों के बीच का विभव होगा। अभी जो पानी वाले जो टैंक वाली बात कर रहे थे, उनमें जो पानी का लेवल था, एक गोले में तो कुछ कम हो गया और एक गोले में कुछ इंक्रीज हो गया। ठीक है, यदि उनको हम पहले वाले लेवलों से तुलना करें तो ये वाली कंडीशन उत्पन्न होगी। ठीक है, अब देखें गोले ए पर विभव में परिवर्तन, गोले ए पर विभव में परिवर्तन, तो इसको हम लिखते हैं वी ए इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं कि v1 माइनस v, यानी कि कितना परिवर्तन हुआ, पहले इतना था अब कितना हो गया v, तो कितना कम हुआ v1 माइनस v, या फिर इसको हम नाम देते हैं डेल v1। तो डेल v1 इज इक्वल टू v1 माइनस उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला समीकरण 3 में जो पहले उधर लिखी थी वो वाले हम दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वो उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या थी वो c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2। ठीक है, लघुत्तम ले लीजिए आप, तो डेल v इज इक्वल टू लघुत्तम क्या है c1 c2, तो c1 प्लस c2 और इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा कर रहा हूं मैं, c1 प्लस c2, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस ये कोष्टक हटाएंगे तो अंदर वाला भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया c1 v1 माइनस c2 v2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए v1 को, तो डेल v1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया c1 v1 प्लस c2 v1 माइनस c1 v1 माइनस c2 v2 अपॉन दिस c1 प्लस c2। कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दीजिए, ये वाली स्टेप इससे क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, तो क्या हो गया डेल v1 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास में c2 v1 माइनस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2, यानी कि दोनों में कॉमन क्या आ गया, दोनों में कॉमन c2 कॉमन आ गया, तो c2 कॉमन आने के पश्चात क्या बचा v1 माइनस v2 अपॉन c1 प्लस c2। ठीक है, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए। नेक्स्ट 4 आई थी, उधर 3 आई थी इक्वेशन। ठीक है, इसको डाल दीजिए इक्वेशन 4। ये तो गोले ए पर विभव में परिवर्तन, गोले बी में विभव में परिवर्तन, गोले बी पर विभव में परिवर्तन, इसको हम लिख लेते हैं डेल v2 से। अब देखें इसको हम किससे घटाएंगे, v माइनस v2 से, बस यही मैजिक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो v1 माइनस v से और यहाँ पर v माइनस v2 से। क्यों? क्योंकि इसका विभव क्या है, v2 क्या है, सबसे कम है, v2 क्या है, सबसे कम है। ठीक है, अब पहले तो हम इन दोनों की तुलना कर रहे थे, तो इन दोनों में बड़ा कौन था, v1, तो v1 माइनस v। अब इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, यानी कि अब इन दोनों से बड़ा कौन है, v, तो v माइनस v2। ठीक है, तो रख दीजिए v का मान रख दीजिए उभयनिष्ठ विभव का, तो डेल v2 इज इक्वल टू उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद रखें, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 माइनस v2, ये लो जी v2। अगेन वही क्रिया कीजिए, लघुत्तम लीजिए इनका, ये c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन लघुत्तम कितना आया c1
प्लस C2, ये तो लघुत्तम आ गया दोनों का, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इसको, माइनस ये V2, ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो C1 प्लस C2, इसको अंदर गुणा कीजिए, तो डेल V2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 C1, और ये भी अंदर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो V2 C2, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, कौन कट रहा है देखें आप पहले, V2 C2, ये V2 C2, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल, जो बचा वो लिख रहा हूं मैं, डेल V2 इज इक्वल टू C1 V1 माइनस ये बचा V2 C1, और अपॉन इसके अपॉन में भी लिख लीजिए C1 प्लस C2, और ये C1 प्लस C2, ठीक है। कॉमन क्या है दोनों में, C1 कॉमन आ गया, C1 कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया डेल V2 अपॉन डेल V2, यहां लिख रहा हूं, यहां नहीं दिख रहा, तो डेल V2 इज इक्वल टू C1 कॉमन आने के पश्चात C1, ये हो गया V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखें ये इक्वेशन डाल दीजिए, इसको इक्वेशन 5, ये इक्वेशन क्या आपके 5 है। अब समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर, समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर, तो ये हो गया डेल V1 अपॉन डेल V2 इज इक्वल टू, अब भाग देने पर मैं सीधा काट के लिखूं या वैसे लिखूं, ये रही समीकरण 4, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, एक बार लिख के बता दूं मैं, C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो डेल V1 का मान रख दिया मैंने यहाँ पर, बट्टा अब डेल V2, तो डेल V2 का मान ये रहा C2 V माइनस V, ये और ये, ठीक है। C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया, ये कोष्टक इस कोष्टक से कैंसिल हो गया, अतः क्या बच गया डेल V1 अपॉन डेल V2 इज इक्वल टू, ये 1 है, ये 1 है, C1 है, तो क्या रिमेनिंग रहा C1 अपॉन C2, उल्टा लिख रहा हूं, C2 अपॉन C1, ये रहा रिमेनिंग रहा, ठीक है। तो अब देखें यहां पर जो विभव में परिवर्तनों का जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो V1 ऊपर, यहाँ पर V, यहाँ पर C1 नीचे, यहाँ पर डेल V2 नीचे, तो यहाँ पर C2 क्या है ऊपर है। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि चालक गोलों पर जो विभव परिवर्तनों का अनुपात है उनकी धारिताओं की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह लाइन आप स्वयं लिख लीजिए। अतः स्पष्ट है कि चालक गोलों पर विभव परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2018 में आया था। आरबीएसई बोर्ड एग्जाम, आरबीएसई राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एग्जाम हुई थी 2018 में बोर्ड की, उसमें आया था यही क्वेश्चन। पेपर का क्वेश्चन नंबर 28, 4 नंबर का आया था। कितने नंबर का आया था? 4 नंबर का आया था। क्वेश्चन क्या आया था वही सुन लीजिए। जो मैं लास्ट वाली जो लाइन बोल रहा हूं वही क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन में आई थी कि ये सिद्ध कीजिए कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात उन पर विभव परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने के लिए आपको ये पूरा डेरिवेशन करना था, यानी कि इस मिटाने से पहले जो लिखा था वो भी आपको लिखना है, प्लस ये भी लिखना है। यहां तक यदि आप पूरा करते हो तो आपको 4 में से 4 पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में एक टॉपिक और बच गया है अपना, वो क्या है कि जब हम इस चालक तार को संयोजित करते हैं, आवेश का इसमें से स्थानांतरण होगा, तो यहाँ पर कुछ ऊर्जा की हानि होगी। यहाँ पर क्या होगी? ऊर्जा की कुछ हानि होगी, और वह ऊर्जा की हानि कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और जो बच्चे अभी जो देख रहे हैं, तो अब से जो नेक्स्ट क्लास है, प्रत्येक चैप्टर की जो रिवीजन वगैरह है वो हम क्या करेंगे, लाइव क्लास के द्वारा ही हम रिवीजन करेंगे। यूट्यूब पर हम लाइव क्लास चलाएंगे। और
और भी जो बच्चे हैं उनको भी बता दीजिए कि आप आगे वाली क्लासें जो चैप्टर्स का जो रिवीजन होगा वो लाइव क्लास के थ्रू होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, और ऊर्जा आने के लिए आपको नया वीडियो देखना ही। ठीक है, अब इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उधर आपको दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, वेलकम। मुझे इधर लिख दे तो फिर दिखता नहीं।